बड़ा चुनौती भरा काम दे दिया बैंक ने आपको। एनपीए की रिकवरी हो जाती है? रिकवरी आप तब कर पाते हो जब आप उनके घर में घुस जाओ, यानी घर में घुसने से मतलब ये है कि उनके दिल में बिल्कुल जगह बना लो। कभी डांट वांट हाँ भी पड़ी? हाँ, पढ़ी। सब कुछ सुनना भी पड़ता है, पर से मतलब उनको उनसे उनकी भाषा में बात करना, अरे अम्मा चाची ऐसे करके, तो उनको अपनापन लगता था। तो बिल्कुल अब बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल। होने नहीं, इधर उधर होने नहीं देंगे, भले ही चाहे रेलिंग पकड़ा करके चलाएंगे, मगर चलाएंगे जरूर। चलाएंगे जरूर। पढ़ने इसलिए जाते थे ताकि मुलाकात हो जाए, ऐसा तो नहीं? नहीं, दोस्त ऐसा भी बताते थे कि वहां ना गर्लफ्रेंड बन जाती है एनएसएस में जाएंगे तो आप। हाँ, मतलब देखो इसके बैकग्राउंड में ये बात जरूर थी। ये बात भी नहीं, हमारे साथी जो सीनियर लोग थे वो बताते थे हम्म। एनएसएस से कई लोगों की गर्लफ्रेंड बनी, कई लोगों ने हम्म। शादियां वादियां भी की। वो कई लोगों को नहीं वेल पढ़ना मैंने होता होगा तो भी पढ़ लेते होंगे। मैंने हम्म। 5-6 कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, एज ए प्लेयर भी और एज ए कैप्टन भी, एज ए इंडियन ब्लाइंड फुटबॉलर। वाह, फिर जीते तो वीते कि नहीं कहीं? वो ब्लाइंड की क्या मतलब नहीं तो लिमिटेशंस एक हैं। बात बताओ, समझना क्या होता है? मतलब साइटेड में समझ कम होती है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, इन्होंने तो या बताया ही भाई है कि आप लोगों के मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था क्या? सर ऐसा कुछ था नहीं, बट बार बार कोई मिले अपने कॉलेज को छोड़कर हमारे कॉलेज में आके, तो डाउट तो होता ही है। नहीं नहीं, पर दौलत राम, दौलत राम नहीं तो मिरांडा हाउस ही सही। मिरांडा हाउस वाले स्वागत नहीं करते थे बढ़िया से। तो जरा ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। हाँ सही कह रहे हैं। चक्कर तो उनसे इन्होंने उनसे वहां भी बेहतर लगाई उनसे होगी। बेहतर स्वागत तो सेंट स्टीफन वाले करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ये घर पूरा सेटअप होश बनाना खास में बताना। बताते नहीं है कि शादी के बाद क्या होता है, क्यों जरूरी है शादी। और खास तो सर, वो इतनी अच्छी जगह है ना, वहाँ ओपन माइंडेड है एकदम। उन्होंने बोल दिया सीधा कि अगर मेरी बेटी की जॉब नहीं होती, वो यहाँ नहीं खड़ी होती, तो क्या आप अपने बेटे से शादी कर लेते? रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें आरजे संदीप का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज फिर से आ गया हूं आप सबके लिए लेकर के आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है हमराही। और आज हमें एक नई कहानी मिल गई है, हमें एक नई जोड़ी मिल गई है। तो उनके साथ बातचीत करेंगे, उनकी जिंदगी की कहानी को जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप सब तो जानते ही हैं, हम इस कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि जिंदगी में जो भी चुनौतियां आती हैं और रोज कोई ना कोई परेशानी से हम सबको दो चार होना पड़ता है, तो उसमें हम कैसे हौसले से, हिम्मत से, कैसे समझदारी से उन सब परेशानियों से निजात पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई दिव्यांग साथी हो, या यूं कहें कि पति पत्नी दोनों ही दिव्यांग हों, तो फिर आप महज अंदाजा ही लगा सकते हैं कि किस तरह की उनकी जिंदगी हो सकती है। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे मेहमान आते हैं, वो सब इस बात की मिसाल पेश करते हैं कि समस्याएं छोटी या बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान आखिरकार तो हमें अपनी नॉलेज से, अपनी समझदारी से ही निकालना होता है, बेशक चाहे किसी भी तरह की शारीरिक समस्या क्यों ना हो। तो आज के दोनों हमारे मेहमान ब्लाइंड हैं, दृष्टिबाधित हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे मेहमानों से। आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं रिजवाना जी और सलीम जी। स्वागत है आप दोनों का हमारे हमराही कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें इस लायक समझा और हम तो आपने बुलाया। आपका के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही और आपने हमारे मेहमानों की आवाज तो सुन ही ली है। आप लोग क्या करें, रेडियो मधुबन सुनते रहें और मुस्कुराते रहें। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सलीम जी, जी अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए। कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे
आपको आंखों की समस्या हुई और क्या आपकी एजुकेशन रही है और आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर मेरी जिंदगी, मैं यूपी में काफी पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, क्योंकि एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। हम्म। और मेरे घर में हम 6 भाई बहन हैं, जी। जिनमें से 3 भाई बहन ब्लाइंड हैं। अच्छा। और एक मेरी बहन जो कि केंद्रीय स्टेट बैंक में है, क्लरिकल की पोस्ट पे। और एक भाई मेरे अभी केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी के प्राध्यापक हैं। ओके। और बचपन मेरा गांव में बीता है। मैं 1999 में दिल्ली आ गया था, तकरीबन 8 साल की उम्र जब मेरी थी। उससे पहले मेरा बचपन गांव में ही बीता है, और गांव में काफी शैतानियां, बदमाशी बहुत रही है। बचपन में बहुत नोटी था मेरे, सब गांव वाले बताते हैं, कुछ भी चीज फेंक देना, इस तरह से, मतलब इस तरह की चीजें जो गांव में एक नोटी बच्चा करता है सबके साथ। जैसे मैं बचपन में तो ये स्वीकार ही नहीं करता था कि मैं एक दृष्टिबाधित हूँ, और सबके साथ खेलना उछल, बहुत चोटें भी लगी बचपन में। फिर एक समय आया जब मैं तकरीबन 8 साल का था, तो मैं दिल्ली आ गया। और जी। दिल्ली में मैंने 1999 से 2011 तक द ब्लाइंड एसोसिएशन जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो हंसराज कॉलेज से हुई है। मैंने फिर मास्टर्स किया डीयू से ही, और उसके बाद मैंने एमबीए भी किया है। वर्तमान में मैं डिप्टी मैनेजर के पद पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली की रिंग रोड शाखा में तैनात हूँ। और वहाँ पे मैं अभी अगर देखें तो वहाँ पे मेनली एनपीए की रिकवरी, इसके अलावा डिजिटल, जो भी डिजिटल बैंकिंग ऑल ओवर जो भी रहती है ब्रांच की, या आरबीएफ जो हमारा रीजनल एरिया है उसके लेवल तक की मैं डिजिटल बैंकिंग सारी देखता हूँ। इसके अलावा डे टू डे बैंकिंग देखता हूँ। बाकी ये मेरी जिंदगी की छोटी सी कहानी है। बड़ा चुनौती भरा काम दे दिया बैंक ने आपको। एनपीए की रिकवरी हो जाती है? हो जाती है, अगर लोगों से बात करो और लोगों को कन्विंस करो, उनको रिकवरी आप तब कर पाते हो जब आप उनके घर में घुस जाओ। यानी घर में घुसने से मतलब ये है कि उनके दिल में बिल्कुल जगह बना लो, उनसे इतने प्यार से पेश आओ, उनको उनकी अच्छाई बुराइयों के बारे में बताओ, उनके सिविल के बारे में बताओ, उनके फ्यूचर के बारे में अगर आप बैंकिंग समझाओ तो लोग समझ जाते हैं। अच्छा, तो मुश्किल नहीं है मतलब कुल मिला के? मुश्किल तो नहीं, हालांकि मुश्किल तो हर चीज होती है, पर उसके तरीके हमें ही ढूंढने हैं कि उसको आसान कैसे बनाना है। कुछ कस्टमर मिलते भी हैं जो कि सीधा ही कहते हैं कुछ भी कर लो, नहीं देना है। तो सलीम भाई, बैंक में अपना जो कामकाज है उसको परफॉर्म करने के लिए आप क्या विशेष कर रहे हैं? अलग क्या करते हैं आप? जैसे कि हम बचपन से ही ब्रेल सीखते हैं, ब्रेल का माध्यम भी इस्तेमाल हम थोड़ा बहुत करते हैं। आजकल तो हालांकि बहुत ही कम करते हैं, लेकिन मेनली कंप्यूटर पे हम लोग जॉज सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते हैं। बैंक में स्क्रीन सॉफ्टवेयर जॉज, और उसके थ्रू ही हमारा पूरा काम रहता है। और अच्छी बात ये स्टेट बैंक में कि ज्यादातर चीजें एक्सेसिबल है। कुछ चीजों को छोड़ दें अगर, तो अच्छा। हमारी जो डे टू डे की जो वर्किंग है वो काफी मतलब एक्सेसिबल है। कोई ऐसी दिक्कत एक्सेसिबिलिटी की नहीं आती है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। इजिली हम सारे काम परफॉर्म कर पाते हैं। मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल भरपूर करते हैं आप? भरपूर करते हैं, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सलीम, आपको जरा भी दिखाई देता है लाइट वगैरह भी, या बिल्कुल नहीं? हाँ, लाइट है, लाइट परसेप्शन है। लाइट परसेप्शन है आपको? हाँ। अच्छा, आपने बताया कि आपके एक सिस्टर और एक ब्रदर भी ब्लाइंड हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी सिस्टर का क्या नाम है जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं पाते हैं, और ब्रदर का क्या नाम है? हाँ, मेरी सिस्टर का नाम सुल्ताना है। जी। वो स्टेट बैंक में ही क्लरिकल के पद पर हैं। और मेरे भाई का नाम वसीम है, वो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में ही हिंदी के प्राध्यापक हैं। अच्छा, ये दोनों भी मैरिड हैं? हाँ, दोनों मैरिड। भाई मुझसे बड़े हैं और बहन जी। मुझसे छोटी। तो उन लोगों की जिंदगी भी अच्छे से चल रही है? हाँ, बिल्कुल अच्छे से चल रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके मदर फादर जो है वो गांव में ही है? हाँ, मेरी मदर नहीं है। अच्छा, मदर नहीं। 2023 में जी। उनको मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो लगभग 40 दिन तक वो आईसीयू में रही। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी 2023 में। अच्छा, तो एमबीए करने का कैसे सोचा आपने सलीम? एक्चुअली जब मैं बैंकिंग में आया
तो जी। मुझे ऐसा लगा कि हंसराज से हिस्ट्री में ऑनर्स किया है और उसके बाद हिस्ट्री से ही मास्टर्स किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमने आर्ट्स का बैकग्राउंड चुना है उससे बैंकिंग में कई चीजों में आप टोटल आप बैंकिंग तो एक प्रकार का फिनेंशियल है, आपको फिनेंशियल प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जब आप कस्टमर से डे टू डे बात करते हो, उनकी क्वेरीज आती हैं समय समय पर उनसे, या आप बड़े बड़े क्लाइंट के साथ बैठते हो, उनसे बिजनेस मांगते हो, तो आपकी फिनेंशियल नॉलेज जरूरी होती है। तो मुझे ये लगा कि एक तो कस्टमर के लिए, मेरे लिए एक डे टू डे बैंकिंग के लिए एक बहुत जरूरी, उसके बाद मैंने एचआर और फाइनेंस, मैंने कहा एचआर में अगर बैंक मुझे मौका देगा कभी, तो मेरे पास एचआर की भी प्रॉपर नॉलेज रहेगी और फाइनेंस तो हम डेली करते ही हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने एचआर और फाइनेंस में एमबीए करने की प्लानिंग इसलिए की, मैंने कहा ये मेरे जीवन के लिए तो काम आएगा ही, साथ में जो जो हमारे ग्राहक होंगे उनको भी मैं बहुत अच्छे से अपने जो नॉलेज का दे पाऊंगा। अच्छा, आपके आंखों के ऑपरेशन वगैरह भी हुए थे? नहीं, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित हूँ। अच्छा, जन्म से ही। तो कभी डॉक्टर वगैरह को भी दिखाया होगा घर वालों ने या नहीं? बचपन में मेरे माता पिता बताते थे कि हमने दिल्ली वगैरह कई जगह संपर्क किया डॉक्टर से, दिल्ली एम्स में, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी उन्होंने बचपन में संपर्क किया, पर डॉक्टर ने यही बताया कि इनकी मुझे जो आरपी है, रेटिना प्रॉब्लम, तो उससे क्या होता है, हमारी नसें सूखी हुई हैं, तो इसका कोई अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं जिससे कि हम आपको कुछ हेल्प कर सके। मेरे मदर फादर को डॉक्टर्स ने यही बताया। आप तीनों भाई बहनों को सेम प्रॉब्लम है? हाँ, सेम प्रॉब्लम। अच्छा, और फैमिली में किसी और को कभी रही है या नहीं, आप लोगों को ही नहीं, हुआ? इस फैमिली में और किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है इससे पहले ना, अब तक है। चलिए, बहुत जबरदस्त बातचीत करते रहेंगे आपसे। और अब मुझे लगता है थोड़ा सा रिजवाना जी की तरफ भी हमें रुख कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो नाराज हो जाएंगी तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। नहीं नहीं, नाराज नहीं होने देंगे और आप चिंता मत कीजिए। तो रिजवाना जी, यही सब आपसे भी पूछना चाहेंगे हम कि क्या याद है अपनी जिंदगी के बारे में और किस तरह से आप बताना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को, हमारे सुनने वालों को? हाँ बिल्कुल सर, देखिए मैं मतलब बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली हूँ। तो जैसे मैं भी बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ सर जी। तो फिर जैसे मैं 2 मंथ की, तो एक ट्विस्ट बताती हूँ आपको कि हाँ मेरे जी। फादर दिल्ली में वर्किंग थे, मतलब दिल्ली में उनका बिजनेस था। मेरी मम्मी गांव में रहती थी मुझे लेकर के। फिर वो अच्छा। गांव गए तो तब तक उनको नहीं पता था किसी को भी कि मैं ब्लाइंड हूँ, क्योंकि मेरे को आरपी था, थोड़ा बहुत विजन था, मुझे देख पाती थी थोड़ा, तो किसी को पता नहीं था। फिर मेरे को ऐसे ही कोल्ड वोल्ड हुआ तो पापा बोले कि एक काम करते हैं, पहले तो घर से जल्दी निकलने नहीं देते थे ना, मतलब हस्बैंड वाइफ को घूमने के लिए, तो हम बोलते हैं कि हम गुड़िया को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वहीं से मूवी देख के आ जाएंगे। तो फिर पापा मम्मा को लेके जब वो गाँव गए तो मम्मा को लेके मूवी देखने के लिए चले गए। बोले कि घर में मेरे को सब गुड़िया नाम से ही बुलाते। अच्छा। तो बोली गुड़िया को थोड़ा खांसी जुकाम है, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। तो वो गए मूवी वूवी देख के और फिर फोटो वोटो खिंचवाए, फिर मेरा भी खिंचवाए। तो मैं कैमरे के सामने नहीं देख पाई, फोकस नहीं कर रहे थे आप? हाँ जैसे जो साथ देखने वाले होते हैं वो बिल्कुल फोकस करते हैं सामने, तो मैं नहीं देख पाई। पापा उसको फ्रेम करवा के और घर में लगा दिए ला करके। तो फिर मेरी दादी ने बोला कि सामने क्यों नहीं देख रही है, सोई सोई क्यों लग रही है, सोई हुई में फोटो खिंचवाया था। तो उन्होंने बोला नहीं। फिर अम्मी ने बताया कि नहीं अम्मी, पता नहीं क्यों इसको हम बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं देख पाई। तो फिर सबको डाउट होने लग गया कि शायद मैं ब्लाइंड, मतलब आईज में प्रॉब्लम है। फिर मेरे पापा मम्मी को लेके तभी दिल्ली आ गए मेरे ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले उन्होंने गुरु नानक हॉस्पिटल में दिखाया। उन्होंने ही बोला कि इसको आरपी है, तो धीरे धीरे जो इनका विजन है वो जाएगी, तो ठीक नहीं हो सकता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तब से वो दिखवाते ही रहे, मतलब कभी एम्स, कभी चेन्नई, नेपाल भी लेकर गए मुझे, लेकिन सब डॉक्टर का यही कहना था कि नहीं हो सकता है ठीक। लास्ट में 10th क्लास में आके मैंने ही उनसे बोला कि पापा अब मुझे पढ़ाई करने दीजिए प्लीज, मुझे कुछ नहीं, कहीं नहीं दिखवाना। तो फिर मैंने दिल्ली में ही नर्सरी से पढ़ाई किया, 99 से ही। राष्ट्रीय विवेकानंद अंध कन्या विद्यालय नाम से न्यू राजेंद्र नगर में उसकी ब्रांच है, 1st to 5th
फिर 6 जी। to 12 उसी की ब्रांच है विकासपुरी में। बिल्कुल। मैंने वहीं से 12th तक किया, उसके बाद हौस खास गई मैं, जो मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। वाह, क्या बात है। मतलब आज मुझे लगता है मैं हूँ तो वो सेंटर की वजह से हूँ। आप खास हैं तो हौस की बदौलत। बिल्कुल कह सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो वहाँ मैंने 3 मंथ का कोर्स किया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज में ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर से। हाँ मैंने ग्रेजुएशन किया, 14 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा। फिर मैंने रोहिणी AICB से स्टेनो किया। स्टेनो के बाद फिर मेरे पास कॉल आई हौसखा से कि क्या आप जॉब करना चाहेंगी। उस टाइम मैं नीडी भी थी, मुझे फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। हाँ जी मैम, वहाँ फिर मैं गई। 9-10th मंथ जो मैंने काम किया ना, उसने मुझे जीने का राह दिखाया, बहुत क्या काम मजा किया आया। आपने वहाँ पर? ऐसा क्या काम किया रिजवाना जी? वहाँ पे जैसे सर्वे का सारा काम था, देखना कि अलग अलग एरिया में जाके ब्लाइंड को ढूंढना, वो किस किस एज के हैं, कितने ब्लाइंड हैं, जो लेट ब्लाइंड हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं, जो बेरोजगार हैं उनके लिए कंपनी में जाके काम ढूंढना। तो वो मैं और एक हमारे साथ मैम थे, निताशा मैम, हम लोग अलग अलग कंपनी में जाके काम ढूंढते थे VI के लिए, जो लेट ब्लाइंड हो हैं, जो जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली है, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए गांव दूर होने की वजह से, उनके लिए। तो वहाँ काम ढूंढ के फिर मैं उनको वहाँ ट्रेनिंग देती थी। तो उसमें भी तो ट्रेनिंग में आप क्या सिखाते थे? ट्रेनिंग में मूगर पैकर का काम, पैकिंग का काम, फिर ड्रेसेस पैक करना, टैग लगाना, जो हमारे कपड़ों पे पीछे टैग लगे होते हैं जिसमें रेट और नंबर्स लिखे होते हैं, वो टैग लगाना। टैग के ऊपर भी एक स्लिप होता है, कार्ड के ऊपर एक स्लिप होता है, वो चिपकाना है। पूरा ड्रेस जैसे ड्रेस आ जाता था बन के, उसको पूरा कंप्लीट करना है ऐसे। फिर उसके बाद एक मशीन होती है, निडल डिटेक्शन की मशीन होती है, उस पे आप उस क्लोथ डालेंगे, वो क्लोथ्स आगे जाएगा। फिर वो मतलब वो कपास हो गया, कपड़ा बिल्कुल ठीक है, ओके है। अगर उसमें कोई पिन या सुई कुछ जैसे सिलाई स्टिच करते टाइम टूट जाती है, रह जाती है, तो वो मशीन क्या करता है, कपड़े को पीछे कर देता है। अच्छा। वो सारा छाट के एक तरफ करना, जितने कपड़े मतलब सही नहीं है उन सबको एक तरफ करना। और काज बटन मार्किंग का काम, उसमें भी हमने मतलब ढूंढकर कैसे, पहले काज बटन मार्किंग जहाँ जहाँ पे प्रिंट में लिखा होता था उन सब पे ब्रेल में लिख के चिट लगाया, एक्सेल, लार्ज, डबल एक्सेल, ये सब ब्रेल में लिख के लगाया। उस पे फिर फैब्रिक, ये सब मटेरियल कंपनी अवेलेबल करवाती थी रिजवाना जी? हाँ मैं कंपनी में ही जाके काम ढूंढते थे हम, और कंपनी में ही जाके करना होता था। ओके। हाँ कंपनी में ही जाके हमें ओनर को बताना होता था कि जो ब्लाइंड है वो ये काम कर सकते हैं। ओके। आप करके दिखाइए। फिर काज बटन थोड़ा टफ था क्योंकि उसमें आपको कपड़ा बराबर बिठाना, इक्वली उस पे मार्क करना है, मार्कर से। काज बटन थोड़ा सा मतलब बटन से रिलेटेड काम है तो समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल नहीं मैं बताती हूँ। जैसे एक फैब्रिक है आपको मिल गया है, उस पे कोई मार्क नहीं है, वो प्लेन फैब्रिक है, उसको इक्वली बिठाना है, फ्रेम होता है उस पे, पर उस फ्रेम में ना सर प्रिंट में लिखा होता है एक्सेल, लार्ज, डबल एक्सेल। वो ब्लाइंड तो नहीं देख पाएगा, तो उस प्रिंट की जगह पे वहां हमने ब्रेल में लिख दिया। जैसे लार्ज है तो L कर दिया, एक्सेल है तो X कर दिया, डबल एक्सेल है तो डबल X लिख दिया, ओके। ऐसे मीडियम का M कर दिया। फिर उस पे उस फ्रेम पे वो फैब्रिक को लगा के अच्छे से मार्क कर पाते थे। फिर वो लोग तो ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे। फिर इधर फरीदाबाद जो नैब है, वहाँ पे भी मैंने जो लेट ब्लाइंड है उनको ट्रेनिंग दी है कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। तो उस काम में ना बहुत खुशी थी सर, मतलब ऐसा लगता था हर रोज एक नई नई चीज सीखने को मिल रहा है, मन में खुशी और सेटिस्फेक्शन था बहुत ज्यादा। हमारी वजह से किसी को जॉब मिल रहा है, ऐसा भी लगता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आता था। कुछ रिस्क भी थी इन सब कामों में? थोड़ा सा रिस्क था, जैसे ओनर को पहले मेल पे बात करना, उनको समझाना, फिर अपॉइंटमेंट लेना, फिर मैम के साथ जाके इसके अलावा मतलब शारीरिक कोई जोखिम भी था क्या? कोई शरीर को नुकसान पहुंचने जैसा भी कोई जोखिम था? नहीं ऐसा तो नहीं था, थोड़ा भागदौड़ ज्यादा था, जैसे पता ही नहीं होता था अच्छा, कि अगले दिन क्या होना है। अर्ली मॉर्निंग फोन आ जाता था 6 बजे मैम का, 8 बजे निकल जाना मेट्रो स्टेशन, हमें उत्तम नगर जाना है।
फिर फोन आ जाता फरीदाबाद जाना है कल, मतलब अर्ली मॉर्निंग, कभी नाइट में, तो कुछ भी नहीं पता होता था कि नेक्स्ट डे हम कहाँ है। मतलब मेरे बैग में एक सॉप और कॉलगेट ब्रश, एक जोड़ी ड्रेस, नाइट ड्रेस हमेशा रहता था। पूरी दिल्ली को छान लिया मतलब आप लोगों ने। और दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, सब, इवन अच्छा हमने बनारस को भी नहीं छोड़ा। अच्छा, वेरी गुड। बनारस, उधर बलिया साइड में, उधर भी हमने ब्लाइंड को ढूंढ ढूंढ के, कईयों को तो मतलब ये सब शालिनी मैम और निताशा मैम की मेहरबानी से ही हुआ कि मैं इतना कर पाई। उन्होंने, उनका सपोर्ट रहा, उन्होंने मतलब बताया, मुझे सिखाया। फिर उन्होंने बहुत बच्चे का एडमिशन भी दिया, अलग अलग स्कूल में एडमिशन कराए। गांव से हम ढूंढ ढूंढ के स्टिक लेके जाती थी औरों के घरों में, उनको बताना कि हम मतलब मैं भी ब्लाइंड हूँ, देखो मैं इस पोस्ट पे हूँ, यहाँ हूँ, मेरी भी जॉब लग गई है ऐसे, क्योंकि उस टाइम मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, जॉब लग गई थी। तो उनको फिर समझाना, पर देख कर ना फिर भेज देते थे। कभी डांट वांट भी पड़ी? हाँ पड़ी, सब कुछ सुनना भी पड़ता है, पर से मतलब उनको, उनसे उनकी भाषा में बात करना, अरे अम्मा, चाची, ऐसे करके, तो उनको अपनापन लगता था। और जो गांव के लोग होते हैं ना, उनसे अगर प्यार से बात करो तो बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर थोड़ा सा टफ था, लेकिन मजा आता था। मजा आता था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने आगे पढ़ाई नहीं की ना? हाँ नहीं, क्योंकि फिर मौका ही नहीं मिला सर। मौका ही नहीं मिला। ओके। हाँ, तो क्योंकि फिर ग्रेजुएशन के अंदर मैंने ये काम किया, फिर जॉब लग गई। बैंक में ज्वाइनिंग कब हुई? 2016 में सर, 14 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, 14 to 15 मैंने स्टेनो किया, और 15 to 16 में जॉब कर रही थी हौज खास में। इवन मेरे फादर ने 15 मई को मेरी मैरिज हुई है, तो पापा ने मम्मा से बोला कि गुड़िया को बोल देना बारातियों के साथ आ जाएगी, क्योंकि मैं 1 मई तक घर पहुंची नहीं थी। फिर उन्होंने बोला मम्मा से कि उसको बोल देना बाराती के साथ आ जाएगी, तो मुझे लगा खुद ही बारात ले आएगी। फिर मैं 2 मई को घर पहुंच गई। बारात भी और दूल्हा भी सब खुद ही ले आएगी। हाँ, फिर सर बस मेरी यही स्टोरी है। थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल तो आती है, लेकिन मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, भाई बहन सब में, लेकिन पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। उन्होंने, और कोई है आपके परिवार में किसी को ब्लाइंडनेस की दिक्कत है? हाँ मेरी 2 सिस्टर और हैं जो कि छोटी हैं अभी। अभी पढ़ रही हैं? हाँ, एक अभी उसका बीएड कंप्लीट हुआ है, और एक की अभी जॉब लगी है, बट ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी ज्वाइनिंग होने वाली है। वो दोनों वो बिहार में अनमैरिड। ही है? नहीं सर, फरीदाबाद में। दोनों फरीदाबाद में? हाँ, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आई तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मुझे अब आपकी नीड है, मैं हर चीज पापा को नहीं बोल पाती हूँ। 2007 में मम्मी फिर यहाँ शिफ्ट हो गई। अच्छा, और आपने शादी की 2016 में? 16 में शादी की, ओके। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो श्रोताओं, सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही, और रिजवाना और सलीम की बातें आप लोग सुन रहे होंगे। उम्मीद है आप सबको पसंद भी आ रही होंगी। अब जो हमारा मेन हिस्सा है इस कार्यक्रम का, उस पे चलते हैं। हमने बीच में ही रोक दिया था रिजवाना जी को, तो बड़ा मन था उनका बताने का कि कैसे मुझे लगा एक ही साथ सारी बात बोल के खत्म कर दूं। कैसे उनको, लेकिन हम इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है ना, तो कि कैसे उनको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की आपको। हाँ भाई, हम ऐसे शॉर्ट वाला मामला करेंगे तो फिर तो प्रोग्राम ही नहीं हो पाएंगे ना हमारे। हमें अपना भी ध्यान रखना है, हमें अपना भी ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और फिर हमारा काम भी तो यही है सलीम भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इधर उधर कोई रास्ते से मतलब इधर उधर हो जाए तो उसको वापस रास्ते पे ले आना, उसको खींच के लाना। अगर डोर भटक रहा है तो उसको फिर से लाइन पे ले आना। हमारा ब्रिज का काम है, पुल का काम है हमारा। बिल्कुल तो बिल्कुल इधर उधर होने नहीं देंगे, भले ही चाहे रेलिंग पकड़ा करके चलाएंगे, मगर चलाएंगे जरूर। चलाएंगे जरूर। नहीं, वैसे भी ब्लाइंड कुछ ना कुछ तो पकड़ता ही है समय समय पे। बिल्कुल चाहे ठीक रेलिंग बात पकड़े या स्टिक पकड़े, पकड़ता तो है। बिल्कुल सही है। तो रिजवाना, आप बताएं आपकी कैसे मिलना हुआ सलीम से? नहीं सर, पहले इनसे पूछ लीजिए अब तो। ऐसा?
ओके, चलिए तो जैसी आपकी मर्जी, हम सलीम से पूछ लेते हैं। हाँ सलीम भाई, तो भाई अब आपकी अनारकली आपके लिए कह रही हैं, तब आप ही बताएं। देखिए सर, बात ये है हम्म। कि 2009-10 का टाइम था, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में थे। हम्म। और एक मैराथन रेस कराता है सलमान पब्लिक स्कूल, मतलब उसमें ब्लाइंड साइटेड सभी पार्टिसिपेट करते हैं। क्या तो नाम सर बताया? क्या है सलमान कि पब्लिक स्कूल? सलमान पब्लिक स्कूल दिल्ली में, वो हम्म। लोग दिल्ली कैंट में एक मतलब एक मैराथन कराते हैं हम्म। 3 किलोमीटर की। वो अच्छा। मतलब, हाँ मतलब वहाँ दिल्ली कैंट में। हम्म। तो वहीं पहली बार हम लोग वहाँ गए थे। वहीं पे हमारा मतलब हमें सम्मानित किया गया था, हमारा प्राइज आया था उन दिनों में। तब जब दोनों हम, का? हाँ दोनों का ही। हम्म। तो तो अब तो लड़कों की तो आदत ही होती है, बगल में अगर लड़कियां खड़ी तो कान में फुसफुसाएंगे कि देखो ये इस स्कूल की लड़कियां हैं। हमारे राइट हैंड साइड पे इन लोगों की लाइन लगी हुई थी, विकासपुरी की लड़कियां आई हुई थी, और हम्म। हम जेपीएम स्कूल के स्टूडेंट थे, हम्म। लेफ्ट में थे। तो मतलब हम धीरे धीरे कानों में बोल रहे थे कि देखो यार, आज तो हमारे बगल में लड़कियां हैं। दिल्ली वाले उस कुछ ज्यादा टाइम ही पे हम, एडवांस होते हैं लग रहा है। हाँ नहीं नहीं, उस टाइम बच्चे ही थे यार, तो बच्चों जैसी मतलब चीजें रहती हैं मन में। हम्म। तो तो फिर प्राइज आया भाई, एक दूसरे का नाम सुना। फिर हिम्मत करके हमने मतलब इनसे हाय हेलो की, 2 सेकंड की, आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में है, ये सब। तो 1-2 सेकंड मान लें, 1 मिनट मान लें ज्यादा से ज्यादा, मतलब हम्म। प्राइज लेने पोडियम पे जब गए उस टाइम पे। हम्म। उसके बाद फिर हमारी बातचीत नहीं हुई। फिर ये जब हौस खास में थी, तो हौस खास में मेरे भाई हैं वसीम, उनकी वाइफ भी का भी जुड़ाव रहा है वहां से, अमृता गुप्ता उनका नाम है। हम्म। तो वहाँ मतलब कभी कभी किसी किसी प्रोग्राम में जाना होता था, तो वहाँ एक आध बार मतलब हाय हेलो हुई वहाँ पे हौस खास में। हम्म। तो फिर हर उसके जगह हाय बाद, हेलो ही हो रही है तुम्हारी अभी तक? हाँ ये हाय हेलो ही हो रही है सर अभी तक। हाँ। अभी मेन मेन मुद्दे पे नहीं आए हैं अभी भी। हम्म। तो फिर वहाँ शालिनी मैम तो काफी ओपन है वहाँ, मतलब बैठ के एक आध बार चाय वाय पीना भी हुआ साथ में। हम्म। हम्म। फिर फिर जब कॉलेज में हम लोग आ गए, ये दौलत राम कॉलेज में थी और मैं हम्म। हंसराज कॉलेज में था। हम्म। तो दौलत राम कॉलेज में एक बहुत फेमस चीज चलती थी, एनएसएस चलता था वहां पे। अच्छा। और उस समय वहां पे एक मैडम थी, उषा मैडम, वो वहां पे एनएसएस इतना बेहतरीन तरीके से मैनेज करती थी कि वहाँ बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड आते थे अपने असाइनमेंट बनवाने, अपने लिए रीडिंग करने, या अपना कोई और रीडिंग का काम हो या राइटिंग का काम हो। तो दौलत राम की जो हम्म। लड़कियां हैं वो करती थी, मतलब हम्म। शाम को छुट्टी के बाद जाओ, एनएसएस हम्म। में जाओ, वहाँ उन्होंने 1-2 रूम अलॉट कर रखे थे। तो वहाँ मतलब उन, हम्म। तो वहीं फिर इनसे मुलाकात हुआ करती थी कभी कभी। फिर तो तुम पढ़ने जाते थे या मुलाकात करने? नहीं नहीं, शुरू में तो पढ़ने का ही ध्यान होता था, लेकिन हम्म। धीरे धीरे फिर पढ़ने का भी ध्यान रहा, साथ में मुलाकातों का भी ध्यान आता नहीं, रहा। मतलब मुलाकातों का मन भी होता था, चलो भाई आज ये काम भी हो जाएगा, साथ में मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं, ऐसा और ऐसा तो कैंटीन नहीं, पे कुछ पढ़ने ही समोसा भी इसलिए जाते, पढ़ने ही इसलिए जाते थे ताकि मुलाकात हो जाए, ऐसा तो नहीं? नहीं, दोस्त ऐसा भी बताते थे कि वहां ना गर्लफ्रेंड बन जाती है एनएसएस में जाएंगे तो आप। हाँ, मतलब देखो इसके बैकग्राउंड में ये बात जरूर थी। ये बात भी नहीं, हमारे साथी जो सीनियर लोग थे वो बताते थे हम्म। एनएसएस से कई लोगों की गर्लफ्रेंड बनी, कई लोगों ने हम्म। शादियां वादियां भी की। वो कई लोगों मतलब को नहीं वेल पढ़ना मैनेज। होता होगा तो भी पढ़ लेते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सर, हम्म। वो भी एक वो था, और दौर था जिन हम्म। दिनों में बहुत। उसके बाद फिर शाम को आर्ट्स फैकल्टी में भी मुलाकातें होती थी। फिर तो सर एक बार हम्म। जब मुलाकातों का दौर शुरू होता है फिर कहाँ रुकता है, फिर तो चलता ही हम्म। रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर ग्रेजुएशन में हम लोग समय समय पे मिलना जुलना, दोस्तों के साथ भी, अकेले भी, मतलब उठना बैठना साथ में कभी कभी इनका सेम कोर्स था, हमारा भी कोर्स भी भगवान ने चाहा या पता नहीं कैसे कि दोनों का कोर्स भी सेम हो गया। तो साथ में बैठ के असाइनमेंट भी बना लेते थे। कई बार अगर मान लो सपोज किसी रीडिंग रीडिंग करानी है कोई बुक, तो या हम ये करानी है तो हम बोलते थे ये बोलती थी आ जाओ आप भी बैठ जाना, कभी हमें कोई चैप्टर सुनना है
तो हम इनको बोलते थे आप आ जाएं, साथ में तैयारी कर लेंगे। तो इस तरह से मतलब चीजें चलती रहीं। तो इस तरह से मुलाकातों का दौर फिर चलते चलते फिर अंतोगत्वा हम लोग एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां हमने ये फैसला कर लिया कि चलो अब मुलाकातें बहुत हुई, अब हम एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तो सलीम एक बात बताएं कि ध्यान जी। आपका रिजवाना की तरफ ही रहा या कहीं थोड़ा बीच में कभी इधर उधर भी हुआ था? नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम तो ध्यान इनके तरफ ही रहा। मतलब हुआ तो था। लेकिन लड़के थोड़ा बहुत तो मतलब ऊपर नीचे करते ही हैं, थोड़ा ध्यान दाएं बाएं तो भटकाते ही हैं। बाकी मतलब ज्यादातर टाइम के तरफ ही रहा। और जब से इनसे मुलाकात हुई, और पहली बात जब मुलाकातें होने के बाद जब मुलाकातें होने लगी, फिर लड़कियां कहाँ छोड़ती हैं? वो आपको लगता है इतनी आसानी से छोड़ देंगी? वो घेर के रखती हैं फिर। अच्छा। हाँ, तो लेकिन ये है कि हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी और शुरू से ही मतलब हमने ये सोचा था कि अगर पेरेंट्स हमारे मानेंगे तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो ठीक है, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन लकीली मैं ग्रेजुएशन में ही था पहली बार, मतलब मुझे फर्स्ट ईयर में ही मुझे मौका मिला थाईलैंड जाने का। मैं ब्लाइंड फुटबॉलर भी रहा हूँ लंबे समय तक। मैंने 5-6 कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, एज ए प्लेयर भी और एज ए कैप्टन भी, एज ए इंडियन ब्लाइंड फुटबॉलर। वाह, फिर जीते बीते कि नहीं कहीं? जी हाँ, मतलब टूर्नामेंट तो हम नहीं जीते, मैचेस वैचेस तो जीते हैं, लेकिन टूर्नामेंट तो हम नहीं जीत पाए कोई। तो नरेश जी लेके जाते थे? उससे पहले एक्चुअली हमें सबसे पहले बीआरए से डेविड सर और उनकी टीम पांडे सर वगैरह के साथ जाते थे। और साथ में केरला से मिस्टर सुनील मैथ्यू और मिस्टर रॉय, एमसी रॉय थे। इनके फर्स्ट टूर हमने इनके साथ ही किया, और उसके बाद जो बाकी टूर इन्हीं के साथ किया। जो मैंने लास्ट टूर किया वो नरेश जी के साथ किया था, जापान का 2016 में। अच्छा। हाँ, 2011 से मैंने स्टार्ट किए, ये 2011-12 से 2016 तक मैंने 4-5 कंट्रीज में ट्रैवल किया एज प्लेयर। लेकिन उसके बाद फिर मतलब कुछ व्यस्तताएं रही, शादी भी हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी रही, फिर मतलब उसको उस जर्नी को, हम फुटबॉल की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो पहली बार धन्नाराम भी खेला आपके साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे मित्र भी रहा है धन्नाराम। हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी। हम लोग दोनों अच्छे फॉरवर्ड के प्लेयर थे। और साथ में धन्नाराम के साथ लास्ट टूर हम लोगों ने धन्नाराम के साथ ही किया था। लेकिन मलेशिया, कोलालमपुर में हम लोगों का 2 दिन का टूर था एक। हम जापान, हांगकांग जाने वाले थे वहां से। लेकिन धन्नाराम को नेक इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। तो उसके बाद फिर वो पीछे छूट गए, वो हमारे साथ नहीं आ पाए। लेकिन उसके बाद मैंने 1-2 टूर और भी किए। लेकिन नेशनल लेवल पे हम लोग साथ में खेले, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम मलेशिया के साथ 3-4 मैचेस खेले। उसी के जो लास्ट मैच था उसमें धन्नाराम को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो टूर नहीं कर पाया था। हांगकांग हमें जाना था। अच्छा। 2014 में। बहुत अच्छे। हाँ, तो धन्नाराम के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, और लंबे समय तक हम लोग टच में भी रहे हैं। तो सलीम, शुरू से ही अपने सर्कल में ही शादी करने का सोचा था आपने, ब्लाइंड फील्ड में? मेरा मन तो शुरू से यही था कि शादी, मेरा ये अपना पर्सनल व्यू रहा है कि हमें शादी ब्लाइंड से ही करनी चाहिए। इसके कई सारे रीजन है। एक तो देखो, हमें लगता है कि ब्लाइंड को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है, वो ब्लाइंड की क्या मतलब लिमिटेशन तो एक बात बताओ, समझना क्या होता है? मतलब साइटेड में समझ कम होती है, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, साइटेड में समझ कम नहीं होती है। साइटेड अपने साइटेड के तरीके से उसने लाइफ जी होती है, ब्लाइंड ने ब्लाइंड के तरीके से लाइफ जी होती है। क्लियर कर दूं सलीम भाई, ज्यादातर लोग जो अपने इस प्रोग्राम में आते हैं ना, वो यही बात कहते हैं कि ब्लाइंड को अच्छे से समझ पाते हैं। हम भी जानते हैं इस बात को, सोचते भी हैं, समझते भी हैं हम भी इस बात को। लेकिन क्या पता, मुझे लगा यार इतने प्रोग्राम सुनने के बाद किसी के मन में ये ख्याल भी आता होगा कि ये बात क्यों कही जाती है बार बार। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये बात क्यों कही जाती है बार बार? देखिए, उसके 2-3 रीजन हैं। एक तो हमारी स्कूलिंग है, या हमारा जो उठना बैठना है, वो शुरू से ही आपका एक नजरिया होता है। जैसे सपोज आप जिस
इन्वायरमेंट में या जिस वातावरण में आप सांस लेंगे, आपकी जो आप जो सांसें हैं आपकी, सपोज आपने 35 से 40 डिग्री के बीच में आप रहे हैं, वहीं आपको अगर 50-55 डिग्री में रख दिया जाए तो आपको सांसें लेने में भी दिक्कत होगी। उसी तरह से अगर हम देखें, मतलब हालांकि ये तरीका थोड़ा बातें अलग भी हो सकती हैं, पर बात ये है कि अब बचपन से हमने ब्लाइंड को ही देखा होता है, ब्लाइंड कैसे जीता है, ब्लाइंड कैसे खाता है, कैसे चलता है, उसके अंदर की भावनाएं क्या होती हैं, वह मतलब किस तरह से सोचता है। इवन हम जब कॉलेज में भी आते हैं तो ऐसा होता है कि भाई हालांकि साइटेड फ्रेंड हमारे बनते हैं, और मैं अपनी बताऊं तो मेरी क्लास में हम 3 ब्लाइंड थे जब मैं कॉलेज में आया। स्कूल में तो हम सब ब्लाइंड ही थे, पर क्लास में हम 3 ब्लाइंड थे। मेरे एक तो मेरे स्कूल से आया था लड़का, एक वो था, और एक NABR के पुरम से था हमारे साथ। तो बेशक से हम साइटों से हमारी अपना सर्कल था, हमारा 5-6 लोगों का अपना सर्कल था, एक ऋषि का भी था, लेकिन जहाँ पे कोई बात सुनने की आती थी या जहाँ पे कुछ काम करने की आती तो हम तीनों एक मत ही रहते थे ज्यादातर, कि चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मतभेद तो समय समय पर होते रहते हैं लाइफ में, लेकिन ये रहता है कि भाई हमने जो चीज देखी होती है वो यही रहता है कि हमने उस चीज को परखा होता है कि ब्लाइंड किस तरह से करता है। दूसरी एक चीज और भी होती है, हमने ब्लाइंड के साथ रह करके चीजों को देखा होता है कि हम किस तरह से जी पाएंगे। बनस्पत साइटेड के साथ हम लोगों ने डे टू डे जिंदगी जी नहीं होती है, तो हम कई बार संकोच भी एक चीज ऐसी हो सकती है कि भाई साइटेड लड़की कोई आएगी या लड़की सोचती है लड़का कोई आएगा, वो मेरे साथ कैसे ट्रीट करेगा, मुझे कैसे हाथ पकड़ के ले जाएगा, तो उसमें एक संकोच भी कह सकते हो आप कि भाई संकोच भी रहता है कि क्या रहता है। और दूसरी चीज, एक चीज और भी होती है, कई बार ऐसा लगता है, मतलब ये चीज कि भाई ब्लाइंड जो है वो ब्लाइंड के साथ शादी करता है, लेकिन बाद में कई बार ऐसा भी लगता है थोड़ा बहुत 19-20 कभी कभी कि यार दोनों ब्लाइंड की लाइफ थोड़ी टफ तो है। ये बात तो सच है कि दोनों अगर ब्लाइंड हैं तो लाइफ थोड़ी टफ है। अगर एक साइटेड एक ब्लाइंड हो तो उन चीजों को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लाइंड मैनेज नहीं कर पाते हैं या मैनेज नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे भाई बच्चों को पढ़ाना है, भाई बच्चों को आप रीडिंग करा लोगे, आजकल तो इतनी एक्सेसिव डिवाइसेस आ गई हैं कि आप बच्चों को, आप अपने पास फोन में कोई चीज कोई पेज ओपन कर लो और वही बुक उनको दे दो और वो रीडिंग करें, आप उनको सुन लो, ये चीजें हैं। लेकिन फिर भी जैसे रहता है कि भाई अगर कोई साइटेड हो तो भाई वो क्या लिख रहे हैं पेज पे, मतलब राइटिंग उनकी कैसी है, वो चीजें होती हैं। तो कई बार हम लोग इस चीज को सोच भी नहीं पाते हैं कि शादी के बाद भाई हमारे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। कई बार हम ये नहीं सोचते हैं, बस ये सोचते हैं हमने क्योंकि शादी जैसा कुछ देखा नहीं होता है, और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उन चीजों का भी हमें पता नहीं होता है। तो ऐसे में हम यही सोचते हैं कि यार एक संकोच भी कह सकते हैं आप इसको, या इसको एक अपना कंफर्ट भी कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी की चीजें ब्लाइंड के साथ ज्यादा अच्छे से शेयर कर पाएंगे, शायद साइटेड के साथ पता नहीं शेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये मन में रहता है एक बार को। अच्छा, आपने कहा कि जैसे बचपन से हमने देखा हुआ होता है इसी फील्ड को, है ना, मैं समझता हूँ इस बात को। तो जो लोग इस एनवायरनमेंट में रहे नहीं हैं, जो लेट ब्लाइंड हैं, जो ब्लाइंड फील्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, फिर वो क्या करें? उनके लिए भी दोनों रास्ते होते हैं। अगर मान लो जैसे सपोज उनको लगता है कि भाई उन्होंने अपनी जिंदगी इस ढंग से जी है कि उन्होंने, क्योंकि भाई एक सही इन्वायरमेंट में जिंदगी जी है जहाँ पे ब्लाइंड के साथ उनका रहना बसना नहीं हुआ है, तो उन्हें ये लग सकता है कि भाई ब्लाइंड के साथ कैसे रहेंगे, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। उन्हें तो और भी पता नहीं होता है कि ब्लाइंड के साथ कैसे रहेंगे, तो उनका ध्यान मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को साइटेड की तरफ जाता होगा। मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, रिलेट ब्लाइंड हो और जिसका एक्सपीरियंस साइटेड की तरफ गया आप हो। आपके फ्रेंड सर्कल के एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं। नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे तो हैं जो कि पहले से ही ब्लाइंड हैं और उनकी साइटेड वाइफ हैं या साइटेड हस्बैंड भी हैं एक आध लोगों के। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि ऐसा नहीं है कि साइटेड ब्लाइंड की अगर जोड़ी जमती है तो कंफर्ट नहीं हो सकता। ये चीज हमारी पहले की सोच पर डिपेंड करती है, यानी हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं कई बार कि भाई हमें लगता है कि हम लोग
इस तरह से ब्लाइंड के साथ जी पाएंगे, इस तरह से हम सोच लेते हैं इस तरह से, लेकिन अगर हम साइटेड के साथ भी अपनी लाइफ जिए तो उनके साथ भी हम लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं और अपना फुल जो कॉन्फिडेंस के साथ जी सकते हैं और बिना संकोच के जी सकते हैं, ऐसा मैंने देखा है। हम्म लेकिन ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है कि भाई कोई जिसका लेट ब्लाइंड हो या उसने साइटेड या ब्लाइंड से शादी। शायद एक रिजवाना ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी क्योंकि ये हौस खास में रही है, तो शायद होता है इनको कोई लेट ब्लाइंड मिले हो तो ये ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए इन चीजों को कि भाई लेट ब्लाइंड के साथ क्या समस्या होती है। लेकिन हाँ, लेट ब्लाइंड के साथ एक तो एक्सेसिबिलिटी की समस्या होती है। एक्सेसिबिलिटी से मतलब उनकी मूवबिलिटी थोड़ी की दिक्कतें आती हैं उन्हें, अगर वो टोटली ब्लाइंड हो गए हैं तो उन्हें तो बहुत सारी चीजों में और भी संकोच होता है। कई लोगों को हमने देखा है कि भाई वो पहले साइटेड थे, बाद में ब्लाइंड हो गए, उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया या वाइफ उन्हें छोड़ के भी चली गई। कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हमने देखे हैं, तो ये चीजें भी हमने देखी हैं कई बार। और कुछ केसेस भी हमने ऐसे देखे हैं या सुने हैं जिनमें ये रहा है कि भाई साइटेड वाइफों ने कई ब्लाइंड हस्बैंड्स को धोखे भी दिए हैं। मैं नाम किसी का रिवील नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, नहीं लेकिन वो करना भी नहीं है, वो करना भी नहीं। वो हमें ठीक भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, मेरे पास पर्सनली बताऊं 5-7 उदाहरण ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं। मैं बहुत जिज्ञासु किस्म का बंदा हूं, हमेशा लोगों से बात करना, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है मुझे। तो लोगों के साथ सर्कल बनाना, उठना बैठना मुझे बहुत पसंद है। तो उन लोगों से मेरी बात चर्चा होती है, तो उनको सुन के कई बार लगता है यार फिर तो हमने सही डिसीजन लिया। उनको धोखे जिस तरह से मिले, किसी ने 50 लाख का क्लेम कर रही है, कोई वाइफ मतलब एक दिन रही, शादी की और एक दिन रही और चुपचाप दहेज का सामान ले भी लिया, गहने लेके, और 9-2-11 हो गई। कुछ ऐसे उदाहरण भी हमारे पास हैं। तो ये तो सलीम भाई, लेकिन बात ऐसी है ना कि दोनों तरफ से हो सकता है ना, मतलब ये चीजें तो ब्लाइंड भी आपस में कर सकते हैं, साइटेड ब्लाइंड भी कर सकते हैं कोई। आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे ब्लाइंड के साथ जो चीजें हुई उनमें ऐसा लगा कि यार ठीक है फिर तो हम मतलब हम ठीक है। लेकिन कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाता, क्योंकि 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें हैवी मतलब कंपनसेशन मांगा गया है साइटेड वाइफों द्वारा। हमने 1-2-3 केसेस ऐसे देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब वापस से मुड़ते हैं रिजवाना की तरफ। अब तो रिजवाना बताना ही पड़ेगा आपको जी सर, पूछिए। कि कैसे मिलना हुआ सलीम से। सलीम ने तो बता दी अपनी कहानी। हाँ, इन्होंने तो क्या बताया ही है भाई, कि आप लोगों के मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था क्या? सर ऐसा कुछ था नहीं, बट बार बार कोई मिले अपने कॉलेज को छोड़कर हमारे कॉलेज में आके तो डाउट तो होता ही है। क्या? तो एक्चुअली में आते तो बहुत सारे होंगे। हाँ बहुत आते थे, लेकिन इनका सीधा फोन आता था ना इनके आने से पहले। अच्छा, क्या अब हम आ रहे हैं, मैं स्वागत नहीं एनएसएस करोगे में हमारा? है मैं एनएसएस में बैठा हूँ या इस तरफ बैठा हूँ। अच्छा, मैं 3rd नंबर पे हूँ। है हाँ, फिर मैं बोलती थी अच्छा मेरी ये वाली क्लास होगी, फिर मैं देखती हूँ। एक्चुअली मैं ये हंसराज की स्टूडेंट है, मैं दौलत राम की। मैं उस टाइम पे संत नगर में रहती थी। इनको हॉस्टल मिला हुआ था, फिर भी ये मेरे छुट्टी के टाइम पे बस स्टैंड पे आगे खड़े हो जाते थे। और मैं इनको बोलती थी आप क्यों आते हैं, आपको तो हॉस्टल मिला हुआ है, आप जा सकते हैं। मेरी प्रोफेसर देख लेंगी तो क्या कहेंगी मैं किसी लड़के के साथ खड़ी हूँ। मुझे बस दिलवा के फिर जाते थे अपने हॉस्टल। अच्छा, फिर हाँ, फिर ऐसे धीरे धीरे हमारी बातचीत चलती रही। फिर मतलब बहुत ज्यादा ये मेरी हेल्प करते थे। स्टडी में इन्होंने बहुत हेल्प की और असाइनमेंट वगैरह नोट्स में काफी मतलब और चीजों में भी इन्होंने मेरी हेल्प की। फिर 2013 एंड में हमने सोच लिया था कि मतलब हम लोग मैरिज का सोच सकते हैं, तो हम लोगों ने बोला। फिर हमारा यही रहा, हम दोनों का कंसर्न था अगर हम दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स भी एग्री नहीं होंगे तो हम हैप्पी एंडिंग कर लेंगे। फिर मैंने इनसे बोला, फिर मतलब पहले बोल दे रही हूँ हैप्पी एंडिंग का क्या मतलब हुआ रिजवाना? मतलब फिर मेरे लिए बेवफाई वाले गाने मत गाना, हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है, इसको हैप्पी एंडिंग कहते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने यही बोला अगर हमारे में से किसी एक के पेरेंट्स एग्री नहीं हुए तो हम नहीं करेंगे, फिर बेवफाई वाले गाने मत गाना। तो ये हंसने लगे। पर उन्होंने कहा मेरी जो कहा नहीं कि मैं किसी और कॉलेज में पढ़ना चला जाऊंगा, मेरा क्या है।
नहीं नहीं, पर दौलत राम नहीं तो मिरांडा हाउस ही सही। मिरांडा हाउस वाले स्वागत नहीं करते थे बढ़िया से। तो जरा ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। हाँ सही कह रहे हैं। चक्कर तो उनसे इन्होंने उनसे वहां भी बेहतर लगाई उनसे होगी। बेहतर स्वागत तो सेंट स्टीफन वाले करते थे। अच्छा। नहीं, एक्चुअली में हमारी जो मैरिज हुई है ना, हम्म, उसमें 99% ना मेरे फादर इन लॉ का मतलब सपोर्ट रहा है। अच्छा। सबने मना कर दिया था। वो मुझसे एक बार मिले थे, एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ का एडमिशन कराया था, तो वो उनको छोड़ने आए थे मेरे घर पे 1-2 दिन के लिए, क्योंकि हम्म, इनके उस टाइम पे कोई दिल्ली में रहने वाले नहीं थे, तो मुझे उसको लेकर हौस खास जाना था। तो वो मुझसे मिले तो उन्होंने बोला मतलब उनको लगा, मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, उन्होंने लगा ऐसी हम्म, लड़की अपने परिवार में मैंने कहीं नहीं देखी, शादी करेंगे तो हम उसी से करेंगे अपने बेटे की। अच्छा। तो मतलब आज भी मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। उन्होंने ये भी नहीं देखा मैं ब्लाइंड हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि देखो हमारा तो स्टेट भी अलग है सर, हम्म, हमारे स्टेट भी अलग है और सब, फिर भी उन्होंने मतलब एक बार में ही देख के बोला, सबने मना भी किया कि दोनों ब्लाइंड की मैरिज मत करो, रिलेटिव से दोनों हम्म, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आगे का कैसे होगा इनका, करे नहीं हम मतलब इसकी शादी होगी उसी से होगी, नहीं तो मना करेगा तो सलीम करेगा, हम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने यही कहा। अच्छा। और हम दोनों के पेरेंट्स बहुत इजीली एग्री हो गए थे। थोड़ा सा हम्म, मम्मी पापा ने बोला बेटा मतलब हम तो सोच रहे थे किसी साइटेड के लिए, पर मैंने बोला कि मम्मी देखिए मैं तो वैसे शादी के फेवर में थी नहीं पहले तो, पर हम्म, बाद में पेरेंट्स ने बोला करनी है, तो मैंने कहा करनी है तो ब्लाइंड से ही करूंगी। हम्म। तो मुझे शादी के बारे में कब सोचना शुरू किया, मतलब क्या थॉट्स थे आपके रिजवाना शादी को लेकर के? शादी को लेकर के कुछ ऐसा था नहीं, मुझे तो पहले यही लगता था शादी करके घूमना फिरना एंजॉय करना ही होता है। हम्म। मतलब ऐसा नहीं था कि ये घर पूरा सेटअप होश बनाना खास में बताना। बताते नहीं कि शादी के बाद क्या होता है, क्यों जरूरी है शादी? और खास तो सर वो इतनी अच्छी जगह है ना, वहाँ ओपन माइंडेड है एकदम, अच्छा। बिंदास जिंदगी है वहाँ की। तो अच्छा। वहां रहेंगे तो सर एकदम टेंशन फ्री, मतलब अगर आप अच्छे से अच्छा। जीना चाहते हैं ना तो वहां रहे 6 महीने एकदम फ्री, ओहो। बिंदास जिंदगी लगे। हाँ, मतलब कोई मित्र है तो आराम से मिल सकता है ना, ऐसा? हाँ जैसे सर संडे है तो संडे को मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कैफेटेरिया है। ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है मतलब मामला? देखिए सर, स्ट्रिक्ट तब होगा ना जब गलत होगा, गलत पे कोई भी हम्म। पेरेंट्स भी मना करेंगे। हाँ, और सही। मेरे ख्याल से आज तक कोई ऐसे किसी मामले में शायद नाम भी हम लोगों तक तो नहीं हाँ पहुंचा, अब आप लोगों को हाँ, तो पता नहीं हो तो ऐसा बात अलग कुछ है भी नहीं। है भी नहीं ना। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। जी सर। बिल्कुल। तो बस सर फिर दोनों पेरेंट्स एग्री हो गए और फिर मतलब 16 में हमारी मैरिज टचवुड बहुत अच्छे से हो गई थी। हम्म। जब मेरी जॉब लगी 16 में, अप्रैल में रिजल्ट आया और फिर मई में शादी हो गई थी मेरी। अच्छा। नहीं, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपकी तरफ के लोग क्या कह रहे थे, आपके मदर फादर? मेरी तरफ के एक्चुअली मदर फादर ब्रदर सिस्टर सब एग्री थे। थोड़े हम्म, रिलेटिव्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो मेरी मम्मी मम्मी है थोड़ी ओपन माइंडेड है, उन्होंने बोल दिया सीधा कि अगर मेरी बेटी की जॉब नहीं होती, वो यहाँ नहीं खड़ी होती, तो क्या आप अपने बेटे से शादी कर लेते? उन्होंने अब सिंपल वैसे बोला। भी आपकी भी फैमिली में देखो, आप 3 लोग मतलब हाँ ब्लाइंड हो गए, इनकी भी फैमिली में 3 लोग हैं, तो मदर फादर तो खैर मेच्योर ही रहे होंगे दोनों तरफ हाँ के एकदम, क्योंकि भाई हाँ एक से जी ज्यादा बच्चों को देख रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको जी। अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचना है। और फिर मेरे फादर को तो कभी लगता ही नहीं कि हम ब्लाइंड है, वो कभी अच्छा। रिएक्ट ही नहीं करते ऐसा हमारे साथ कि हम ब्लाइंड है। इवन मैं बता रही हूँ, एक बार घर की लाइट चली गई थी, मैं ऊपर जा रही थी, कह रहे बेटा अंधेरा है टॉर्च लेकर जाना। उनको मतलब हम्म। कह रहे मुझे याद नहीं, मैं इस चीज को समझता ही नहीं हूँ, कभी किसी को ये नहीं बताते ब्लाइंड, कहते रोशनी कम है बस, ऐसे बोलते हैं। तो तो उन्होंने अभी सीधा बोला कि जिसको प्रॉब्लम है वो मैरिज में मत आना। अभी यहाँ मैंने दिल्ली में आप लोग कौन कौन रह रहे हैं रिजवाना? सर मैं, मेरे हस्बैंड है और मेरे बच्चे हैं, और हमारी एक केयर टेकर है जो 24 आवर्स रहती है हमारे साथ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां हैं सर। अरे वाह, क्या बात है, स्कूल जाती हैं तीनों? नहीं, एक अभी 1.5 साल की है, एक 5 ईयर की है और एक 7 ईयर। अरे वाह, देखो केयर टेकर कितनी अच्छी है ना, तीनों ने प्रोग्राम करने दिया है,
पूरे अच्छे से। नहीं, मैंने पहले बोल दिया था कि आज हमारी मीटिंग है। मेरी बड़ी वाली डॉटर तो बैडमिंटन खेलती है तो वहां चली गई है, और छोटी वाली भी, और मैंने बोले सबसे छोटी को ले जाना नीचे खेलने के लिए सोसाइटी में। अच्छा, वेरी गुड हाँ। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। तीनों बच्चियों को बहुत दुआएं, बहुत आशीर्वाद, और आप दोनों को भी बहुत मुबारकबाद आपके फ्यूचर के लिए। अच्छा लगा बातचीत करके। तो रिजवाना बताइए जरा, ट्रेनिंग देते थे लोगों को, आपने खुद ने क्या क्या सीखा है, आपने खुद क्या क्या ट्रेनिंग ली है? सर पहले मैं ही तो ट्रेनिंग लेती थी फिर देती थी। क्या क्या लिए, वही तो पूछ रहे हैं हम। हाँ सर, मैं एक नवल किशोर सर थे, साइटेड थे, तो वो मुझे पहले ट्रेन करते थे चीजों में, 1-2 दिन मुझे देते थे। फिर मैं जो जितने भी ब्लाइंड है अलग अलग कंपनीज में मैंने करवाया, उनसे काम ट्रेनिंग दिया। जैसे फरीदाबाद में डीएलएफ है, पीएम प्रो है, इधर उत्तम नगर में भी, ऐसे 1-2 जगह पे 4-5 नहीं, मेरा ब्रांड। मतलब है कि जैसे डेली लाइफ के हिसाब से कुकिंग और पेरेंटिंग और ये सब चीजों को लेके भी कभी कोई ट्रेनिंग ली हो आपने? हाँ जी सर, हौज खास में था, सुबह कुकिंग का काम करवाते थे, कुकिंग और सारा है वहाँ तो। जैसे मॉर्निंग वॉक है सुबह, फिर उसके बाद कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर क्लासेस। अभी आप और दोनों जॉब में हैं तो कुछ मिलता है मौका काम वाम करने का, या सब केयर टेकर ही देख रही हैं सारा काम? नहीं नहीं सर, मैं खाना खुद बनाती हूँ, सब्जी मैं हमेशा खुद बनाती हूँ। अच्छा, सुबह शाम दोनों टाइम? हाँ, मेरे बच्चों को जैसे कुछ भी खाना है, व्हाइट सॉस पास्ता हो गया या मैगी मैक्रोनी, प्लस जैसे उनको छोले राजमा कुछ भी ऐसा खाना हो तो बोलती मम्मा आप बनाइए, आपका हाथ का टेस्टी लगता है। अच्छा, तो मैं ही सब्जी मैं ही बनाती हूँ, रोटी केयर टेकर बनाती हूँ। वैसे तो मुझे किचन में इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन बच्चों की वजह से इंटरेस्ट लेने लग गई हूँ। ये क्वेश्चन हमने शालिनी मैम से भी पूछा था कि जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है उनको कैसे सिखाते हैं। तो रियली सर, मुझे मैंने हौज खास में ना सिर्फ नीडिंग की और कुछ नहीं किया। सिर्फ मैंने आटा गूंदा 2 महीने, और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अभी इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, बच्चों की हाँ, वजह अब से हो तो गया? मतलब दिमाग में रोज लेके चलना होता है, क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता कब क्या बोल दे कि मम्मा ये खाना है। वो कुछ भी बोलते हैं ना, मम्मा ये बना देना, पहले तो उसको मैं यूट्यूब पे अलग अलग जगह पे देखती हूँ, फिर मम्मी से पूछती हूँ, फिर मैं बना देती आपको भी कुछ दिखता है लाइट वगैरह? हूँ। सर मेरा एक्चुअली धीरे धीरे विजन गया है, पहले मैं थोड़ा देख पाती थी इतना, जैसे ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन वगैरह नहीं होता, वो सब मैं पढ़ लेती थी इंग्लिश में, लेकिन धीरे धीरे मेरी विजन चली गई है, अब बस लाइट परसेप्शन बचा है। ओके, इवन कोई मैंने बात। अपनी बड़ी बिग डॉटर का भी फेस देखा है अच्छे से। अरे वाह, अब नहीं है, धीरे धीरे, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था। कोई बात नहीं। अब आप दोनों की कोई जॉब है, प्रॉब्लम नहीं है प्यारी सर। प्यारी 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 आपकी तीनों गुड़ियाएं हैं। अब जिंदगी हसीन है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। तो क्या पूछें अब आपसे, अब लड़ाई वड़ाई तो क्या ही करते होंगे, आप दोनों करते हैं? सर ऐसे करती तो मैं ही हूँ, शुरू तो मैं ही करती हूँ सर। अच्छा, और खत्म? खत्म अपने आप हो जाता है, लेकिन हम दोनों में ऐसा नहीं है, रूठना मनाना या बोलना बंद करना नहीं है, बात हुई खत्म हो गई बस। ऐसे प्रोग्राम में बोल रहे हो तो आप सच में तो भाई साहब नहीं एक बार सच जब बोलना बंद सच हो बोल जाए। रही हूँ सर, लिटरली सच बोल रही हूँ नहीं, सर। हमारे में सर ये तो है सर, मनाने वनाने का ज्यादा चक्कर नहीं आता है सर, हम खुद ही मन जाते हैं। जैसे लड़ाई बन हुई, जाते हैं। अब भाई मन जाते हैं, भाई बच्चे आते हैं, मम्मा चलो खाना खाओ। कभी कभी मैं कभी कभी करता हूँ कि मैं शाम, भाई चलो आज खा, मेरा मतलब लड़ाई कौन हो कौन गई सी आज खाना चीजें ही। हैं जो आप दोनों में सिमिलर हैं, आप दोनों की जैसे हॉबीज वगैरह या पसंद नापसंद, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? पसंद तो दोनों की थोड़ी अलग अलग है खाने पीने की। मैं थोड़ा चटोरा टाइप से हूँ, अच्छा, मतलब मुझे बाहर की चीजें बहुत पसंद है, इनको थोड़ी कम पसंद है। इनको इनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? इनको इनको क्या है, इनको थोड़ा बाहर का कम पसंद है। इवन थोड़ा इवन इनको हाइजेनिक, घर मतलब में घर का ही होना चाहिए। हाँ, घर का ही, इनकी कोशिश यही रहती है कि घर का ही मिले मुझे। और कभी अगर बाहर से खाना हम खा के भी आए तो शाम को कहेंगे अरे यार पेट नहीं भरा। मैं कहता हूँ क्या यार, इतना बड़ा रेस्टोरेंट था और फिर कह रहे हो पेट नहीं भरा, बताओ ऐसे कैसे चलेगा। ये है, मतलब भगवान ईश्वर की कृपा ये रही कि आज जिस लेवल पे हम हैं, वहाँ मैं एक्चुअली, मेरी सबसे पहले जॉब राजस्थान में ही लगी थी, स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर में ही। तो क्या बात है, मर्ज हो गया हाँ होगी मैंने, आजकल। हाँ 1 जून 2013 को मैंने एज क्लरिकल ज्वाइन किया था स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर।
एक जगह है करौली, करौली। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, करौली में, करौली मेन ब्रांच में मैंने 1 साल तकरीबन वहां बिताया। उसके बाद मतलब 1 साल क्या 6 महीने मान सकते हैं आप। उसके बाद फिर मैं मतलब लीव कह सकते हैं क्या, मैं बिना बताए ही आ गया, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन भी पूरी करनी थी। उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर एंड ही चल रहा था, तो मैंने 1 साल फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैं विदाउट पे रहा उन दिनों तक। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद फिर मैं 1 जनवरी 2015 को स्टेट बैंक में आ गया। अच्छा। तो तब से मैं स्टेट बैंक में हूँ और एक प्रमोशन भी ले चुका हूँ अभी, और इस बार मेरा प्रमोशन ड्यू भी है। तो अपनी तरफ से यही कोशिश रहती है कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की जो कुछ समस्याएं अगर आए भी तो प्यार से सुलझा लें। लेकिन देखो, 4 बर्तन है तो खटकते तो हैं, उसमें तो क्या कह सकते हैं। पर ये है कि मनाने का कोई चक्कर नहीं, ठीक है, खुद ही मन जाते हैं। देखो क्या होता है, हर चीज का अपना अपना नेचर होता है। बर्तन का नेचर खटकना ही है, तो बिल्कुल बिल्कुल वो भी सर। जरूरी है। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। और जो शादी का जो रिश्ता है हमारा, उसमें भी जब तक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ना हो तब तक मजा आता नहीं है फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो है। जब तक नोक झोंक ना हो तब तो मजा कैसे आएगा। तब तक मजा कैसे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब मुझे लगता है आज का क्लाइमैक्स अब यही है कि नोक झोंक ना हो तो फिर मजा कैसे आएगा। अब बहुत बढ़िया सर। तो अब बात करते करते आप दोनों के साथ आज का समय तो हो गया पूरा। जी सर। आपने सर और हमें सर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा अचीवमेंट है, हमने घर वर सब ले लिया, टचवुड। वाह अभी वाह हमारे वाह पास, वाह। हाँ, हमने घर भी ले लिया है, गाड़ी भी है, और मतलब जितना हमने ड्राइवर भी सोचा है। नहीं था ना, उससे ज्यादा अचीव कर लिया है, और बहुत हैप्पी है मतलब हमारी देखो लाइफ। मैं ये श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, आप दोनों ब्लाइंड हैं, दोनों बैंक में जॉब करते हैं, दोनों अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। दिल्ली शहर में अपना घर भी आपका हो गया है, गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, और जिंदगी की गाड़ी को आप दोनों पूरी मस्ती से चला रहे हैं, राइट? बस सर, बस सर एक चीज और, मैं स्टेट बैंक में हूँ और ये हम्म इंडियन बैंक में है। और हम्म अब जॉब तो कर ली हमने काफी, और जॉब आगे भी करते रहे। अब कोशिश है कि हम्म एक बेहतरीन पेरेंटिंग अगर हम कर पाए, अपनी जो हम्म। बच्चियां हैं उनको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाए, तो ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। वाह, क्या बात है। जो बात आपने कही है आज इस प्रोग्राम में, उस पर अगर आप चलते रहेंगे तो डेफिनेटली तीनों बच्चों को आप बहुत ही सुंदर फ्यूचर दे पाएंगे, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। सर। और अब तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि हम कैसे क्या करें जिससे ये बच्चे एक्स्ट्रा कैरिकुलम में, कंपटीशन में, एजुकेशन में मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए, और सबसे अच्छी बात है कि बेहतर इंसान बन के खड़ा हो। इंसान बन जाए, बस वही मैं कहने वाला था कि एक बस बेहतरीन इंसान बन जाए। जी, बस आप लोगों की सोच इतनी अच्छी है, तो जरूर ऊपर वाला ये सब पूरा करेगा जो भी आपके ख्वाब है वो। तो चलते चलते रिजवाना क्या मैसेज देंगे हमारे सुनने वालों को? सर यही कहेंगे कि लाइफ में चाहे ब्लाइंड हो या साइटेड हो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। उस प्रॉब्लम को हमें फेस करके आगे बढ़ना चाहिए, और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ो, जिससे कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और दिमाग से काम ले और हिम्मत से। क्या बात है। सलीम, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज दें। सर मेरा कहना यह है कि जिंदगी एक अनमोल खजाना है, और इसे इस तरह से जिए कि आपको ये लगे कि दोबारा नहीं मिलेगी, जिंदगी दोबारा ना मिलेगी। इस तरह जिंदगी से का जिए। अनमोल खजाना है, इसे बेफिजूल में नहीं लुटाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हर पल को एंजॉय करें। एंजॉय आप करें, ब्लाइंड हैं तो क्या हुआ भाई, आप ब्लाइंड हैं, आप देख नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन आपके सपनों में उड़ान होनी चाहिए। आपके सपने ऊंचे होंगे तो आप जरूर उनको हासिल करेंगे। हासिल होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन सपने देखने में कौन से पैसे लगते हैं, तो हमें सपने देखने चाहिए। और जितने जितने ऊंचे सपने होंगे, कभी ना कभी वो आपको हासिल जरूर होंगे, वो चीजें आपको मिलेंगी जरूर। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, और हमें
एक अच्छे इंसान की तरह एक ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, दूसरों के साथ सुख दुख बांटना चाहिए और जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। मतलब हर पल को एंजॉय करना चाहिए, चाहे आप खुशी हो या गम, हर एक पल को आप एंजॉय करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी हारेंगे नहीं, हमेशा जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर आप अपने हर एक पल को एंजॉय करेंगे और चाहे आपको के साथ दुख हो या सुख हो, उन सभी पलों को एंजॉय करो। ठीक है, सुख दुख सबके साथ होते हैं, लेकिन उन पलों को, अगर आप जिंदगी में दुख आया है तो सुख भी आएंगे, अगर सुख है तो आप ऐसा ना सोचें कभी दुख नहीं आएंगे, तो उनके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो कुल मिला के बोलो आप यही है कि जिंदगी को एक ऐसे इस तरह से जियो कि उसको हमेशा एंजॉय कर सको। वाह, बहुत बढ़िया। तो सलीम, आपकी पॉजिटिविटी और रिजवाना आपकी संजीदगी दोनों की यूं ही बरकरार रहे और आपकी जिंदगी हमेशा मजेदार रहे, यही दुआ देते हैं आज इस प्रोग्राम में। तो श्रोताओं, ये थे सलीम और रिजवाना। उम्मीद है आपको प्रोग्राम, जी शुक्रिया, उम्मीद है प्रोग्राम आप सबको पसंद आया होगा। प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 9414151415 पर। अब मुझे इजाजत दीजिए और आप लोग क्या कीजिए, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। नमस्कार। नमस्कार। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है।